हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले लेक्चर में हम सहकारिता अधिनियम 1960-1962 के अध्याय 5 सहकारी समितियों का प्रबंधन, जो कि अधिनियम के 1960 वाला अधिनियम है, उसको कंप्लीट किया है। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को 1962 में जो वर्णित है सेम अध्याय 5 में सहकारी समितियों का प्रबंधन, ये पोर्शन में कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो इन दोनों में ही कुछ कुछ डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट है वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, और आप लोगों के लिए ये वही सारी चीज़ें होंगी जो सोसाइटी के प्रबंधन वाले जो उसमें हैं, हमारे जो अधिनियम में लिखा है उससे ही निकाल के रखा गया है यहाँ पर। ठीक है ना। आप में से यदि किसी ने मैंने जो सजेस्ट की थी बुक, अगर वो ख़रीद ली होगी तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग मेरे साथ पढ़ते चलें, क्योंकि बुक बहुत महंगी है और हर कोई इतना अफोर्ड नहीं करेगा, और पेपर भी नज़दीक है। तो बुक को पढ़ के समझना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। तो मैं यहाँ पे पढ़ के समझ चुका हूँ और अब मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर रेडी हूँ। तो सीधे हम शुरू कर रहे हैं सहकारिता अधिनियम 1962 के अध्याय 5 सहकारी समितियों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटीज़, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसके अंतर्गत देखेंगे आप तो आप लोगों को देखने को मिलता है क्या कि जो सहकारिता अधिनियम 1962 के अध्याय 5 में जो लिखा है उसमें कुल धाराएं आप देखेंगे तो धारा 34 से लेकर धारा 49 ख तक के इसमें वर्णन किया गया है। धारा 49 ख तक की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी के अंतर्गत। इसके बाद इसमें एक अध्याय 5 क है, अध्याय 5 क है, जो कि यहाँ पे निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है। जो हमने पिछला जो लेक्चर देखा था जिसमें हम धारा 50 का 1960 के 50 क से हम देख रहे थे, धारा 50 क से जो वहाँ पर निर्वाचन के बारे में सारी चीज़ों को इंगित किया था, वो यहाँ पर 1962 के अधिनियम के अंतर्गत अध्याय 5 का निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा वहाँ पे संदर्भ इसमें बताया गया है। ठीक है, तो दोनों में अंतर यही है कि 1960 के अधिनियम में ये जो है ये कंटिन्यू सोसाइटी के प्रबंधन का हिस्सा है। 1962 के अधिनियम में जो निर्वाचन है उसे एक नया अध्याय के रूप में यहाँ पे जोड़ा गया है, और निर्वाचन में पूरे जो अध्याय हैं उसको अलग कर दिया गया है 1962 के अधिनियम में, निर्वाचन से संबंधित जो भी प्रक्रिया है उसके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब हम आज का जो चैप्टर है इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या धाराएं हैं, और जो जो चीज़ें आप लोगों को समझनी है वो आगे समझाते चलूँगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप लोगों को पूरा धारा याद रहना चाहिए। मैं हर बार जब भी धारा शुरू करता हूँ, कोई भी चैप्टर शुरू करता हूँ, तो मैच द कॉलम के हिसाब से आप लोगों को जो फर्स्ट क्वेश्चन तो देखने को मिल सकता है वो हमेशा यही रहेगा कि इस धारा के संदर्भ में सही उत्तर कौन सा है ये बताओ वाला है ना। धारा 34 किसको बताती है, धारा 35 किसको बताती है, इसीलिए मैं पूरा धारा को एक बार में आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को धाराओं से लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। ये आप लोगों को 1 नंबर का या 2 नंबर का आपके प्रश्न पेपर में आपको देखने को मिलेगा। आई एम डैम श्योर जितनी भी अधिनियम में के अंतर्गत जितने भी अध्यायों का नाम लिखा है उन अध्यायों से आपको सीधे सीधे धारा से प्रश्न देखने को मिलेगा। मेरी बात नोट करके रख लो, ठीक है ना। 3 मिनट 48 सेकंड हुआ है और मैं अभी ये बोल रहा हूँ, क्लेम करना एक न एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, मैं अभी यहाँ से बोल रहा हूँ। ठीक है चलो धारा देखते हैं। तो धारा 34 में 1962 के अध्याय 5 की धारा 34 में साधारण सभाओं का जिक्र है। धारा 35 पंजीयक तथा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा बुलाए जाने वाले विशेष साधारण सभा को जिक्र करता है। 36 साधारण सभा के अध्यक्ष की बात करता है। 37 साधारण सभा के लिए गणपूर्ति की चर्चा करता है। 38 साधारण सभा के कार्यवृत्त मतलब माइन्यूट्स की चर्चा करता है। फिर आप देखेंगे 39 में साधारण सभा में मतदान को बताया गया है। धारा 40 साधारण निकाय द्वारा कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन को संदर्भित है। धारा 41 विलोपित है। धारा 42 विलोपित है। धारा 43 आप लोगों को कमेटी की नियुक्ति के बारे में बताता है। धारा 43 का इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं और पदाधिकारियों को अपने पद से हटाया जाना, इसके बारे में बताया जाता है। 43 ख में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया जाना, रजिस्ट्रार की शक्ति वो यहाँ पे बताता है।
धारा 44 कमेटी की सदस्यता के लिए अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, डिस्क्वालिफिकेशन, इसको निर्हरताएं भी कहते हैं, निर्हरता, ठीक है ना। फिर धारा 45 प्रतिनिधित्व के लिए अयोग्यता। धारा 46 आपको अनुबंध आदि हित में रखने पर निषेध, ठीक। धारा 47 विधि व्यवसायी गण के रूप में उपसंजात होने वाले व्यक्तियों पर निर्बंधन, क्या क्या विधि व्यवसायी होने पर आप पर क्या क्या प्रतिबंध लगते हैं, ये वाली चीज़ें इसमें आएंगी। धारा 48 आप लोगों को समिति की सभा का सूचना पत्र के बारे में निर्देशित करता है। धारा 49 राज्य शासन के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो नामित किए जाते हैं, सरकार जिनको सोसाइटी के अंदर अपना मेंबर बनाती, उनको धारा 49 में बताया गया। धारा 49 का बोलती है कि राज्य सहायता प्राप्त सोसाइटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य क्या होगी। पिछले अध्याय में ही, पिछले वाले लेक्चर में ही मैंने बताया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शक्ति और नियुक्तियां क्या होंगी, है ना। टोटल 21 मेंबर होते थे प्लस 2 लोग होते थे। ये 2 लोग राज्य सरकार अपॉइंट करती थी। ये विशेषज्ञ हो सकते हैं या तो फिर कौन हो सकते हैं, जो भी लोग सहकारी सोसाइटी के जो मंच है, जो संचालक बोर्ड है, उसके संचालक हो सकते हैं। ये लोग इसके सदस्य नहीं, ये लोग इसके सदस्य के रूप में काउंट नहीं होते। ये राज्य सरकार के प्रशासक के रूप में यहाँ पे कार्य करते हैं। इनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती बताया था, 4 हो सकती है। कल के लेक्चर में ही मैंने ये बताया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला आप लोग कल के लेक्चर से आप लोग इसको रिमाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को कितनी चीज़ें याद हो रही है, यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत बेटर करता है। आप लोगों को धाराओं से ही सीधे सीधे सवाल उठकर आने वाला है। 25 नंबर का सवाल है, तो नो डाउट आप लोगों को धारा से आने वाला है। इसके साथ साथ आप लोगों को सहकारी समिति पर जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है वो भी पढ़ना है, और वो भी मैं इस पूरे अधिनियम के समाप्त होने के बाद आप लोगों को सहकारिता का जो सेक्शन है उसके जो पोर्शन का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो मैं पढ़ाऊँगा। भारत सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उससे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी चीज़ मैं पढ़ाऊँगा। दोनों ही चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग पूरे के पूरे इसमें कंटिन्यू लगे रहिए, और जो भी सहकारिता की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके तक ये सारी वीडियो को शेयर किया करो। शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि आप किसी और को शेयर करेंगे तो उस तक भी क्वेश्चन जाएगा, उसके मन में डाउट आएगा, अरे यार वो वाले सर तो गलत बताए थे, मेरे को ऐसा लग रहा है। आप बोलोगे नहीं वो वाले सर ये बताए थे, है ना। तो आप लोग के बीच में जब कन्वर्सेशन होगा ना इस चीज़ को लेकर कि सर गलत बताए थे, उसमें ये चीज़ लिखा है, सर सही बताए हैं, उसमें ये चीज़ लिखा है। जब आप अपने स्तर से किसी चीज़ को तर्क के आधार पर जब जज करना सीखते हैं, जब तर्क करना सीखते हैं, तब जाकर आपके दिमाग में कोई चीज़ स्थापित होती है। तो जितना ज़्यादा हो सके किसी 1 से 2 लोगों तक इसको शेयर कीजिए जो अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं, है ना। जो इस स्तर में, मतलब जो आपके मनोवैज्ञानिक स्तर, जो आपके बौद्धिक स्तर के बराबर के लोग हैं, उन तक शेयर कीजिए। और उनसे ये कभी गिला और शिकवा मत रखिए कि ये मैं इसको बताऊंगा तो ये मेरे से आगे बढ़ जाएगा। नहीं, आप उनको बताएंगे, वो पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा तो आप उसको कोचक सकते हो, है ना। कोचको उसको बार बार टोचो कि पढ़ा रे, नहीं पढ़ा तो उसको बताओ, देख उसमें ये बताए थे, उसमें ये बताए थे। 2 चीज़ होती है, अगर व्यक्ति आपके बौद्धिक स्तर का है ना, तो वो आपको हमेशा काटने की कोशिश करेगा या फिर आपके विरुद्ध तर्क प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा। और एक और चीज़ हो सकती है कि वो, अच्छा तू धारा 43 तक को जानता है, तू बता 43 का में क्या लिखा है, ये वाला सवाल होगा, है ना। तो आपके मन में क्या आएगा कि धारा 43 का में क्या होता है ये आपको नहीं पता है, तो आप वापस से इसी स्टडी पोर्शन में आएंगे, वापस से इस चीज़ को पढ़ेंगे, राइट। तो आपको क्या होगा कि आप चाहे प्रश्न करें या सामने वाला प्रश्न करे जो आपके समान बौद्धिक स्तर का है, आप प्रश्न करें या सामने वाला प्रश्न करे, ओवरऑल जो आपके अंदर जो आंसर है वो आप डेवलप करोगे और उससे आपका डेवलपमेंट होगा। इसीलिए बोलता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा बहुत 1-2 लोगों तक शेयर किया करो जो आपके बौद्धिक स्तर पर रहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो धारा 49 का क्या कहता है कि राज्य सहायता प्राप्त सोसाइटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य। धारा 49 का क्या कहता है, प्रबंध संचालक मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये 1962 के तहत है सारी चीज़ें। 1960 में जो चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई थी उसके लिए 1962 का जो अधिनियम है ये पारित किया गया था। जो चीज़ें अव्यक्त रूप से संविधान विधि अधिनियम के अंतर्गत थी उसी को 1962 में व्यक्त कर दिया गया पूरी तरीके से, ठीक है। चलो तो देखते हैं अब इस पूरे उसमें से क्या क्या आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सीधे सीधे हम चलते हैं अधिनियम के अंतर्गत।
तो अधिनियम का धारा 34 कहता है साधारण सभाओं के बारे में, जनरल मीटिंग्स के बारे में। ठीक है, जनरल मीटिंग्स के बारे में क्या क्या इस अधिनियम में कहा गया है देखो। किसी सोसाइटी के पंजीकरण की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर ऐसी अतिरिक्त अवधि जो रजिस्ट्रार द्वारा अनुमति दी जा सकती है, सोसाइटी के पंजीकरण के लिए आवेदन पर पहला हस्ताक्षरकर्ता अपनी पहली वार्षिक आम बैठक बुलाएगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि पहला बैठक कब होगा। अगर 1/1/2023 को अगर कोई समिति पंजीकरण होगा है ना, तो उसका जो बैठक है वो 1/4/2023 के पहले हो ही जाना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इस बैठक को बुलाएगा कौन, अभी तो कोई भी चीज़ तय नहीं हुई है। तो समिति को पंजीकरण करने के लिए आवेदन किसने किया था, तो आवेदन जिन भी 10 लोगों ने मिलकर किया है, समिति के पंजीयन के लिए मिनिमम 10 लोग चाहिए, है ना। तो इन 10 लोगों में से जो पहला हस्ताक्षरकर्ता होता है, इस पहले हस्ताक्षरकर्ता के पास को ये करना होता है कि वो पहले मीटिंग बुलाएगा, साधारण जनरल मीटिंग बुलाएगा कि और बताएगा ना भाई सबको, 10 लोग हैं तो 10 लोगों को बताएगा कि भाई हम लोग जो एप्लीकेशन दिए थे वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया यार, अपन पंजीयन कर लिए हैं, अपना पंजीयन 1 तारीख को अपन रजिस्टर किए थे और अपना सारा चीज़ हो गया है, तो इसीलिए मैं तुम लोग को बस खुशखबरी देने के लिए बुलाया हूँ, ऐसा बताएगा। तो ये कब बताएगा, ये किसके तहत बताएगा, ये धारा 34 के तहत बताएगा। ठीक, अपनी समिति के सदस्यों का चुनाव, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो बैठकें रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा बुलाई जाएंगी। इस उपनियम में शामिल कुछ भी उन समितियों पर लागू नहीं होगा जहां कोई प्रावधान है ऐसी सोसाइटी के उपनियमों में निर्दिष्ट अवधि के लिए रजिस्ट्रार द्वारा समिति के नामांकन के लिए होगा। ये आप लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर वो आम बैठक नहीं बुला पाता है, अगर जिस व्यक्ति ने पहला हस्ताक्षर किया वो यदि लोगों को संयोजित नहीं कर पा रहा है, तो रजिस्ट्रार बुलाएगा, बताएगा देखो तुम लोगों ने रजिस्टर किया है सोसाइटी, तो तुम लोग कुछ काम वाम करोगे नहीं करोगे, है ना। तो अब रजिस्ट्रार हर जगह तो जाएगा नहीं, उसके अंदर बहुत सारी सोसाइटी होती है, तो वो अपने अधिकृत किसी व्यक्ति को अधिकृत करेगा, अपने ही ऑफिस के किसी व्यक्ति को, तुम जाओ यार उस गांव के सोसाइटी में मेरे बिहाफ में जाना और वहाँ पे मीटिंग है, उसको तुम लीड कर लेना। तो मीटिंग में वो जो अधिकारी है वो सबको बुलाएगा, सबको लेटर जाएगा, सबको कॉल जाएगा। आजकल व्हाट्सअप कर देते हैं, पहले पूरा लेटर वगैरह जाता था, है ना, तो लेटर वगैरह जाता था, फिर वो लोग सब मीटिंग में आते थे और मीटिंग में फिर सारी चीज़ें डिस्कस होती थी। रजिस्ट्रार के बिहाफ में ये अधिकारी जी आए हैं, ऐसा होता है ना। तो कोशिश ये होती है कि सहकारिता का जो आंदोलन है उस आंदोलन को फ्लरिश किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, है ना। तो उसको प्रोत्साहित करना है तो क्या करना है कि रजिस्ट्रार ही उस चीज़ को प्रोत्साहन देने वाला संस्था है ना। रजिस्ट्रार अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है सहकारिता के लिए। तो सहकारिता की इस प्रोसेस को करने के लिए, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या है कि अब जो रजिस्ट्रार है वो अपने अधिकृत किसी व्यक्ति को भेज देता है। 34(1) यहाँ पे समाप्त होता है। 34(2) बोल रहा है कि पहली वार्षिक आम बैठक को छोड़कर किसी सोसाइटी की सभी आम बैठकें सोसाइटी के सचिव या उपनियमों के तहत ऐसी बैठकें बुलाने के लिए अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा बुलाई जाएंगी। बुलाएगा कौन, या तो सचिव बुलाएगा, या तो जो ये चीज़ बुला सकता है, इस अधिकारी के पास जो पावर होती है कि वो कभी भी कोई भी मीटिंग बुला सकता है, वो अधिकारी इसमें बुला सकता है। समझ आया क्या? ये आप लोगों का 2 खत्म हुआ। तीसरा 34 का 3 क्या बोलता है, जब तक उपनियमों में अन्यथा प्रदान न किया गया हो, आम बैठक की सूचना जिसमें बैठक का स्थान, तारीख, समय के साथ साथ उसमें किए जाने वाले व्यवसाय का विवरण शामिल होगा, प्रत्येक सदस्य को 14 दिन पहले भेजा जाएगा। ये जो 14 दिन पहले भेजा जाएगा, इसमें मीटिंग का एजेंडा बताया जाएगा, है ना। ये व्यवसाय का विवरण है, इसको एजेंडा बोलेंगे, है ना। एजेंडा ऑफ मीटिंग कि हम लोग बैठने वाले हैं तो बैठने वाले क्यों हैं, ये चीज़ बताया जाएगा। आप जितने भी सदस्य हैं उनको इन्फॉर्मेशन कितने दिन पहले दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन कितने दिन पहले देंगे, 14 दिन पहले देंगे। क्लियर है क्या? इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा भिजवाया जाएगा, या तो सचिव द्वारा भिजवाया जाएगा या तो किसी अधिकारी द्वारा भिजवाया जाएगा जो सहकारी संस्थान में काम करता हो, सहकारी शासकीय जो रजिस्ट्रार संस्था है, पंजीयन संस्थान है, उसमें जो कार्यरत हो। क्लियर है? 14 दिन पहले वो बता देगा अधिकारी कि हाँ भाई इस दिन तुम्हारा यहाँ इस गांव में इस तारीख को इस समय पे तुम्हारा बैठक है, ठीक है ना। जैसे अब कोई गांव ले लो, रायपुर का कोई गांव लेते हैं, रायपुर का कोई गांव अभनपुर मानो, है ना। अभनपुर में कोई तारीख मानो, तारीख आप लोग का 15 अक्टूबर आप लोग का एग्ज़ाम है, तो 15 अक्टूबर आप लोग तारीख मान लो, है ना। अभनपुर को गांव मानो,
नहीं, रायपुर के पास एक माना गांव है, तो माना एक गांव मानो। 15 अक्टूबर उसमें से क्या बोलते हैं आप लोग, दिनांक मानो, और समय मान लो आप लोगों का 10 से 12 पेपर है ना, तो 10 से 12 आप लोगों का पेपर है जी, तो 10 से 12 इसका समय है। आप लोगों का मीटिंग इतने दिन है, ये 14 दिन पहले बताना है। तो 15 अक्टूबर की बात है, तो ये 1 अक्टूबर को सारे जितने भी लोग हैं जो सोसाइटी से जुड़े हैं 1 अक्टूबर 2023 को, उनको बता दो भाई कि आप लोगों का पेपर है, तो आप लोग आ जाना। आपके साथ भी ऐसी होता है ना, पेपर का जिस दिन है उससे 10 दिन पहले आप लोगों को पता चलता है कि आप, हमारा जो सेंटर है वो यहाँ है, यहाँ पे बैठक होगी, यहाँ पे सब मिलके एक दूसरे के साथ नकल करेंगे, है ना, ये वाला चीज़ तय हो जाता है। और कई लोग तो मतलब इतने होशियार रहते हैं, अरे मेरा सेंटर यहाँ है, तेरा सेंटर यहाँ है, तेरा रोल नंबर क्या है, मेरा रोल नंबर ये है ना, अरे तेरा और मेरा तो अगल बगल है, तो भाई अपन दोनों भाई भाई, मतलब लड़कों के अंदर ये भाईचारा होता है। मैं लड़कियों के केस में नहीं बता सकता हूँ, लड़कियों के अंदर इतना भाईचारा होता है कि चलो हम दोनों का सेंटर एक है, तो हम दोनों एक दूसरे को वो करेंगे, ठीक है ना, सहयोग करेंगे। और अगल बगल में बैठे तब तो और ज़्यादा सहयोग। अगर सेंटर एक है तो क्या होगा भाई, ठीक 1 घंटे बाद तू भी बाथरूम आना और मैं भी बाथरूम आऊँगा, है ना, और वहाँ पे दोनों एक्सचेंज कर लेंगे अपने विचार। बाथरूम विचारों के आदान प्रदान का एक सबसे सर्वोच्च स्थान होता है पेपर के दौरान, लड़कों के लिए, लड़कियों का मैं नहीं जानता, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 34 का धारा 34(3) का क्या कहती है, किसी सोसाइटी के मामले में पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा। किसी सोसाइटी के सदस्यों की संख्या 250 से कम है तो पोस्टिंग प्रमाण पत्र के तहत साधारण पोस्ट या हाथ से डिलीवरी की जा सकती है। 250 से कम है तो ऐसे बता दो। सहकारी सोसाइटी में लोग ऐसे जनरली पूरे गांव के गांव होते हैं, तो कोटवार लोग भी जो कोटवार लोग से हाका परवा देते हैं, है ना, ये सारा चीज़ होता रहता है गाँव वगैरह में। शहरी सोसाइटी में सबको व्हाट्सएप मैसेज कर दिया जाता है, 250 लोग एक ग्रुप में होते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज उससे भी हो जाता है, ठीक है। फिर देखो क के बाद ख में लिखा है, यदि किसी सोसाइटी के सदस्यों की संख्या 250 से अधिक है तो पोस्टिंग प्रमाण पत्र के साथ साधारण पोस्ट तथा सोसाइटी के क्षेत्र में प्रचलन एक स्थानीय हिंदी समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित कर दिया जाएगा कि इस दिन मीटिंग है, फलाने फलाना फलाना, तो आप सब आ जाइए, ऐसा, ठीक, ये चीज़ हो गया। परंतु किसी जिले में समाज के किसी वर्ग की आम बैठक या विशेष आम बैठक एक ही दिन हो तो ऐसी सूचना संबंधित सोसाइटी द्वारा प्रत्येक सदस्य को पोस्टिंग के प्रमाण के तहत है ना, एक के प्रकाशन के साथ भेजी जाएगी, ठीक है। ऐसी सभी सोसाइटियों की ओर से रजिस्ट्रार के अधिकार के तहत स्थानीय हिंदी समाचार पत्र में नोटिस पर्याप्त होगा। रजिस्ट्रार के बिहाफ में जो लेटर है, जो नोटिस है, वो जारी किया जाता है कि आप लोग भैया आ जाओगे इस दिन, है ना। लेकिन जब किसी समाज के वर्ग की आम बैठक हो, सब इसमें वर्ग कहने का मतलब यहाँ पे SC ST और OBC से है ना, SC ST OBC और UR, तो तीनों ये सभी अपने अपने वर्गी का जो विभाजन है वो किया गया है हमारे उसमें, है ना, संविधान के अंतर्गत। तो ये जो चीज़ है SC ST OBC वाला, तो इसके किसी भी वर्ग की आम बैठक या विशेष आम बैठक एक ही दिन हो तो सोसाइटी को सूचित कर देंगे कि हम सोसाइटी में भाई हमारा इस दिन भी मीटिंग है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है ना, तो आप रजिस्ट्रार को सीधे सूचित कर देंगे, ठीक, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ। 35 का क्यों सूचित करेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे अगर सूचित नहीं किए तो आप लोग अगर लगातार 3 मीटिंग में सूचित नहीं कर पाए किसी भी चीज़ को जानते हुए भी, तो आपकी सदस्यता ही निरस्त कर दी जाती है ना। सूचित करना इसलिए आवश्यक होता है। धारा 35 क्या बोल रही है, पंजीयक या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा बुलाई गई विशेष साधारण सभा, स्पेशल मीटिंग, विशेष साधारण सभा, है ना, स्पेशल मीटिंग के बारे में बात हो रही है। तो स्पेशल मीटिंग क्या है, किसी सोसाइटी के सामान्य बैठक को बुलाने के तरीके और उक्त उद्देश्य के दिए जाने वाले नोटिस की अवधि के बारे में कुछ भी शामिल होने के बावजूद रजिस्ट्रार या उसके संबंध में कोई अधिकृत व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कॉल कर सकता है, मतलब बुला सकता है। कॉल मतलब यहाँ पे बुलाने से संबंधित है, फ़ोन करने से संबंधित नहीं है ना, बुला सकता है। धारा 50 की उपधारा 2 के तहत एक विशेष आम बैठक ऐसे तरीके और तारीख, समय, स्थान जैसा कि निर्देशित किया जाए, है ना, पर चर्चा की जा सकती है। रजिस्ट्रार इस संबंध में अधिकृत एक व्यक्ति के रजिस्ट्रार द्वारा व्यक्ति जो अधिकृत व्यक्ति है, स्पेशल मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा, जो मीटिंग बुला रहा है, जो अधिकारी है वही बुलाएगा, वही करेगा। और बैठक के अध्यक्ष की सभी शक्तियों का प्रयोग, सभी कर्तव्यों का पालन वो कर सकता है, ये चीज़ हो गया, है ना। लेकिन जब वह समाज का सदस्य ना हो तो उसे कोई वोट नहीं मिलता है, ठीक है ना। निर्दिष्ट तिथि को स्थगित करने की शक्ति भी शामिल है, वो अगर कोई मीटिंग बुलाया है तो उसको वो स्थगित भी कर सकता है, स्थगित करने की शक्ति भी शामिल है, ठीक है ना।
लेकिन जब वह समाज का सदस्य न हो उसे कोई वोट नहीं मिलता। वोटों की समानता की स्थिति में समिति के सदस्यों के चुनाव के मामले को छोड़कर जहां प्रश्न का निर्णय लॉटरी निकालकर किया जाएगा उसके पास निर्णायक वोट होता है। ठीक है, ये चीज़ किसी निर्वाचन वगैरह में अगर देखेंगे, निर्वाचन वगैरह उसमें देखा जाएगा, है ना। तो निर्वाचन के केस में किसी अधिकारी के पास कोई अधिकार नहीं होता, पिछली क्लास में बताया था। लेकिन किसी सोसाइटी के उद्धार के अगर कोई कार्य है, सोसाइटी से रिलेटेड कोई कार्य है जिसमें उसके कार्य को करने के लिए कार्यवृत्त के अंदर वो कार्य कर रहा है, जो कर्मचारी है उसके अधीन जब कार्य करता है, तो उसके लिए वो अपना राय रख सकता है कि ये चीज़ किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। पिछली वाली क्लास में मैंने आप लोगों को जो वाटर कूलर का एग्जाम्पल दिया था वो इसी टाइप का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं तो देखते हैं धारा 36। धारा 36 में लिखा है कि साधारण सभा की अध्यक्षता कौन करेगा। तो धारा 36 के अनुसार साधारण सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, दोनों की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य सामान्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष कौन होगा आगे बताएंगे। परंतु 34 के उपनियम 1 के तहत बुलाई गई एक सामान्य बैठक की अध्यक्षता ऐसी बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य द्वारा की जाएगी। ठीक है, बशर्ते कि किसी सोसाइटी की समिति का कार्यकाल खंड के तहत समाप्त हो गया हो, धारा 49 की उपधारा 7A के तहत, या समिति की शक्तियां 49A की उपधारा 8 के तहत रजिस्ट्रार में निहित मानी जाएगी। सोसाइटी की समिति को इसके तहत हटा दिया गया है तथा धारा 52 की उपधारा 1 धारा के तहत ये फलाने का सब कर दिया गया है। तो क्या होता है, सामान्य बैठक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो रजिस्ट्रार द्वारा अधिकृत हो। सीधी साफ सी बात है कि ये सारा चीज़ होने के बावजूद अगर कोई भी चीज़ समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो जो मीटिंग है उस मीटिंग की अध्यक्षता रजिस्ट्रार का जो व्यक्ति है, अधिकृत व्यक्ति है, वो किया जाएगा। ये धारा वारा यहाँ पे काम का नहीं है। यहाँ पे जो काम का है ये है, सोसाइटी की समिति का कार्यकाल खंड के तहत समाप्त हो गया। कार्यकाल जो खंड है मतलब 2020 से 2025 तक यदि कार्यरत है वो कोई समिति और उसका कार्यकाल जो खंड है वो समाप्त हो चुका है, तो किसी भी मीटिंग की अध्यक्षता, सामान्य बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ठीक, धारा 37 बोल रहे साधारण सभा के लिए गणपूर्ति 1/10 होगी, है ना। सोसाइटी के उपनियमों के तहत आम बैठक के लिए कोरम की सूचना की तिथि पर सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 या 50 होगा। क्या समझ आया, 1/10 या 50 होगा। ठीक, दूसरा, कोई व्यवसाय नहीं किसी भी बैठक में जब तक लेन देन किया जाएगा तब तक किसी बैठक का कामकाज शुरू होने का कोरम ना हो, है ना। ये मतलब अगर किसी बिजनेस में कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको जी, व्यवसाय को अपन ने क्या बोला था, बिजनेस माइन्यूट्स, एजेंडा अगर डिक्लेयर नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है ना। ये इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में पूरा ये लोग वाट लगा दिए हैं, है ना। तो एजेंडा अगर उसका क्लियर नहीं है तो बैठक में कोई भी जो कामकाज है वो उसके लिए कोरम की गणपूर्ति का कोई भी इसमें प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये है कि सीधी बात ये है कि अगर कोई कोरम कंप्लीट नहीं हो रहा है, पहला चीज़ एजेंडा, दूसरा है कोरम। एजेंडा और कोरम दोनों अगर डिक्लेयर नहीं, दोनों अगर अपना फुलफिल नहीं कर पा रहा है, मतलब 1/10 लोग नहीं आ रहे हैं और एजेंडा भी क्लियर नहीं है, तो मीटिंग नहीं होगा, ये चीज़ बोल रहा है ना, व्यवसाय नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे देखो कि इसका जो तीसरा बात है वो क्या बोल रहा है कि आधे घंटे के भीतर अगर गणपूर्ति नहीं होता है तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति जो उसकी जो मीटिंग है उसको स्थगित कर सकता है। गणपूर्ति अगर नहीं हुआ 1/10, आधे घंटे के भीतर अगर 50 लोग नहीं आए तो अध्यक्षता जो कर रहा है वो मीटिंग को स्थगित कर देगा और एक नया डेट तारीख सब चीज़ बताएगा, है ना। और डेट तारीख बताने के बाद वो बोलेगा कि इस दिन को बैठेंगे। लेकिन अगर जो मीटिंग है वो बुलाया गया है जो सदस्यों की अनुमति से बुलाएगा, सदस्य चाहते हैं, है ना, सदस्य चाहते थे, यदि धारा 50 की उपधारा 1 के तहत बुलाया गया है, सदस्यों द्वारा बुलाया गया है कोई मीटिंग, तो उस मीटिंग को स्थगित नहीं किया जाएगा बल्कि भंग कर दिया जाएगा, ये चीज़ कहा गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं धारा 38 साधारण सभा की कार्यवृत्त मतलब माइन्यूट्स ऑफ जनरल मीटिंग क्या क्या होती है। ठीक है, तो ये है धारा 38 और इसके अब बारे में चर्चा करते हैं। क्या बोलता है कि जो कार्यवृत्त है वो पहले से ही बैठक में अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उसका विवरण कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा। पुस्तिका में दर्ज होगा और हस्ताक्षरित होगा किसके द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा।
ये हस्ताक्षरित कार्यवित्त उस बैठक की सही कार्यवाही का प्रमाण होगा। मतलब हमने ये चर्चा की है, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोलता है कि जब तक इसके विपरीत सिद्ध न किया जाए, संस्था की प्रत्येक साधारण सभा जिसकी कार्यवाही के संबंध में कार्यवृत्त इस प्रकार लेखबद्ध किए गए हों, विधिवत बुलाई गई है, समझी जाएगी। मतलब जहाँ पे ये चीज़ लिख दिया गया है तो ये माना जाएगा कि ये जो है संस्था, ये जो मीटिंग है वो बुलाया गया है, ठीक है ना। तीसरा बोल रहा है सामान्य बैठक या विशेष आम बैठक के कार्यवृत्त जैसा भी मामला हो, बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर बैठक के अध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करके जितने सदस्य हैं उनको भेज दिया जाएगा। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर जितने भी सदस्य आए हैं मीटिंग में और जो भी समिति के सदस्य हैं उनको भेज दिया जाएगा कि इस तारीख को हमारी जो बैठक हुई थी उसमें इन बिंदुओं पर चर्चा की गई है और इन बिंदुओं पर सहमति बनी है। ये चीज़ हम लिख देते हैं, है ना। डाक से भेज दो या तो जैसा भी भेजना है, वैसे तो डाक से ऑफिशियली भेजा जाता है, मतलब रजिस्ट्रार के बिहाफ में भेजा जाएगा। जो उसका सचिव होगा सहकारी सोसाइटी का, उसके साइन के साथ वो जाता है और उसके साइन के साथ साथ एक सहकारी सोसाइटी का जो अध्यक्ष होता है वो भी अपना साइन करता है कि हाँ मैं इस समिति की अध्यक्षता किया हूँ, मैं इस मीटिंग की अध्यक्षता किया हूँ और मेरे अंडर में ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। इसके बाद देखो धारा 39 क्या बोलती है? साधारण सभा में मतदान कैसे होगा। मतदान के लिए इसमें कुछ 3-4 अलग अलग खंड हैं। यहाँ से खंड से आप लोगों को एक दो ही के बारे में यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। तो दो ही आप लोग देख लीजिए, दो ही मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसलिए दो ही लिखा है। बाकी इसके अंदर 3-4 हैं, मतलब हाथ उठा के करना और जो नहीं कर पाया मतदान को रोकना सारी चीज़ें पुस्तक में लिखना। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज़ नहीं है, जो मतदान का जो प्रक्रिया है वो चीज़ देखना है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य या प्रतिनिधि, जहां सोसाइटी के उपनियमों में सोसाइटी से भेजे गए प्रतिनिधियों द्वारा एक आम बैठक आयोजित करने का प्रावधान है, के पास केवल एक मत होगा। ये चीज़ मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, सहकारिता का सिद्धांत है एक व्यक्ति एक वोट, ठीक। निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा। ख अधिनियम नियमों उपनियमों द्वारा अन्यथा आवश्यक न हो, मतदान हाथ उठाकर होगा। क्या बोल रहा है? हाथ उठाकर होगा, ठीक है ना। मतलब अगर 250 लोग हैं तो कितने लोग, अगर आप लोगों ने संसद की कार्रवाई देखी है तो उसमें आइज़ का कंसेप्ट होता है, कितने लोग इस मत के उसमें इस अधिनियम के पारित होने के उसमें है, फेवर में है, तो लोग हाथ उठाते हैं। तो फिर जो सदन के अध्यक्ष हैं, जो सभापति होते हैं, वो उस चीज़ को कंसिडर करते हैं। और मान लीजिए अगर किसी ने वहाँ पे आपत्ति की कि सर हमको वोटिंग चाहिए, हमको प्रॉपर वोटिंग करवानी है, तो उसके लिए भी वहाँ पे लोग बोलते हैं, है ना, उसके लिए भी वहाँ पे अपना जो मत है वो रखा जाता है। और अगर सदन के सभापति इस चीज़ से एग्री हो जाते हैं कि नहीं यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का मत है कि उसे वोटिंग करवाना चाहिए, उसे मतलब प्रॉपर जो वोटिंग मशीन है उसके थ्रू वोटिंग कराना चाहिए, तो उसके माध्यम से वोटिंग होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने बीच में एक बार कोई कार्यवाही हो रही थी जिसका लाइव प्रसारण में देख रहा था, मेरे को याद नहीं है, किसी विधेयक पर ही चर्चा हो रही थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जम्मू कश्मीर का विधेयक है, उस पर चर्चा हो रही थी, है ना। तो उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा इस सारी चीज़ों पे जब चर्चा हो रही थी और जो बैठक थी उसमें जब ये बुलाया गया था तो कितने लोग इसके पक्ष में है वाला केस है, तो आयल वाला जो कंसेप्ट है वो वहाँ पे यूज़ हुआ था, ठीक। तो ये हमेशा होता रहता है, संसद की एक सामान्य प्रणाली है। तो यहाँ पे मतदान हाथ उठा के होगा जब तक कि बैठक में उपस्थित कम से कम 10 सदस्यों द्वारा मतदान की मांग न की जाए, ठीक है। बोलेंगे कि बैलेट पेपर के माध्यम से करो, है ना, कौन कौन इसके पक्ष में है, तो बैलेट पेपर के माध्यम से करो, तो फिर ये लोग करेंगे वहाँ पे। बैलेट पेपर मतलब चीट माध्यम से, यहाँ पे चीट है ना, इसका मतलब वहाँ पे लिख के दो कौन कौन इसके फेवर में है, तो ये चीज़ होता है। तो ये एक 2 मेथड है जिसके माध्यम से मतदान होता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है सीधे धारा 49 ख, जो कहती है कि प्रबंध संचालक मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। बीच में आप लोगों को धारा 40 साधारण निकाय द्वारा कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन, ये चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। फिर आप लोगों को मतलब ये चीज़ आप लोगों को सेम टू सेम हूबहू 1960 की तरह देखने को मिलता है। फिर आप लोगों को धारा 41 देखने को मिलता है। धारा 41 क्या बोलती है, वो विलोपित है, और धारा 42 भी विलोपित कर दिया गया है। फिर आपको सीधे धारा 43 देखने को मिलेगा। धारा 43 में आप लोगों को समिति के अध्यक्ष और पदाधिकारियों को हटाए जाने की चर्चा की गई है। तो ये पूरा सेम टू सेम जो 1960 का जो अधिनियम है उसके अनुसार ये चीज़ होता है, ठीक है।
धारा 43 ख में हम सीधे सीधे देखेंगे तो किसी सोसाइटी के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने है तो रजिस्ट्रार का जो पावर है उसके बारे में बताता है, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रार के पावर को भी यहाँ पे चर्चा नहीं करनी, सीधे हम चर्चा करेंगे मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में, जो कि दिया हुआ है धारा 49 ख में। धारा 49 ख को हम चर्चा कर रहे हैं। धारा 49 ख क्लॉज 1, अधिनियम की धारा 49 ख के अधीन नियुक्ति के लिए निम्नलिखित समिति यहाँ पे सिफारिश करेगी, है ना। समिति का जो सदस्य, जो अध्यक्ष कौन होगा, कृषि उत्पादन आयुक्त तो जो होगा इसका अध्यक्ष होगा। ख क्या बोलता है, शीर्ष सोसाइटी का अध्यक्ष भी इस समिति का सदस्य होगा, जो प्रबंध संचालक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी का चयन करेगी, ठीक है ना। प्रबंध संचालक को बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO। MD एंड CEO कैन बी अ सिंगल पर्सन, दोनों अलग अलग हों आवश्यक नहीं है ना। तो इसकी सिलेक्शन के लिए जो चयन समिति होगी, ये MD एंड CEO का सिलेक्शन कौन करेगा, कृषि उत्पादन समिति का अध्यक्ष, कृषि सोसाइटी का अध्यक्ष, संबंधित शीर्ष सोसाइटी के 2 संचालक डायरेक्टर, जो शीर्ष सोसाइटी के बोर्ड द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो, ये सदस्य के रूप में यहाँ पे कार्यरत हो, है ना। रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ सदस्य सचिव के रूप में यहाँ पे इस कमेटी के अंदर काम करता है, जो इसको चयन करती है। ये 4 लोग मिलके ये चीज़ तय करते हैं कि कौन MD और CEO बनने के योग्य है, ठीक है, क्लियर। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखता है, नियुक्ति की प्रक्रिया, ये तो पहले ये चारों सेलेक्ट कर लिए, फिर क्या बोल रहा है, शीर्ष सोसाइटी मतलब अपेक्स का प्रशासनिक विभाग का चयन समिति के अध्यक्ष को प्रबंध संचालक तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के चयन के लिए निर्देश करेगा, ठीक है ना। जो अपेक्स सोसाइटी है उसके प्रशासनिक विभाग चयन समिति को क्या बोलेगी कि भैया हमारे लिए एक MD एंड CEO सेलेक्ट कर दो, तो वो चीज़ करके देगा। जो शीर्ष सोसाइटी है वो सोसाइटी के लिए, है ना, किसी सहकारी समिति के लिए ये चीज़ होगा। फिर जो समिति का जो अध्यक्ष है वो निर्देश प्राप्त होने पर क्या करेगा, चयन समिति के सम्मेलन की तारीख नियत करेगा कि आप लोग कब कब बैठेंगे, ये चीज़ की तय करेगा। और उसका सारा खर्चा वर्चा जो है वो समिति ही, अपने सहकारी समिति जिसके लिए ये गठित हो रहा है, जिसके लिए MD एंड CEO नियुक्त हो रहा है, वो ही सारी चीज़ों का भुगतान करती है। ये लोग आएंगे बैठेंगे तो उनके आने जाने का खर्चा, उनका खाने खिलाने का खर्चा, है ना, उनका चाय नाश्ता खर्चा, सब चीज़ यही लोग देखते हैं। फिर देखो, संबंधित शीर्ष सोसाइटी का सभापति 2 नाम निर्दिष्ट संचालक का नाम सम्मेलन के 15 दिन पूर्व चयन समिति के सदस्य सचिव को लिखित में भेजेगा। सोसाइटी का जो सभापति है वो 2 संचालक का नाम 15 दिन पूर्व चयन समिति के सदस्य सचिव को भेज देगा। चयन समिति के सम्मेलन की सूचना सम्मेलन के कम से कम 7 दिन पूर्व समिति के सदस्य सचिव द्वारा भेजी जाएगी, ठीक है ना। समिति का जो सचिव होता है वो चयन समिति को पूरा 7 दिन पहले बता देगा, सर इस दिन आप लोगों का मीटिंग आहूत किया गया है तो आप लोग इस दिन आइएगा, है ना। फिर होगा क्या, सम्मेलन की गणपूर्ति कम से कम 3 सदस्यों से होगी। 3 लोग को वहाँ पे इस चयन समिति में बैठना ही बैठना पड़ेगा। गणपूर्ति कम से कम 3 सदस्यों से होगी, जिसमें से चयन समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य होगी। कौन अनिवार्य रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है, चयन समिति का जो अध्यक्ष है जो यहाँ पे बनेगा, कृषि उत्पादन आयुक्त जो है, इसका होना अनिवार्य है, ठीक है, समझ आया। चलो 7वां क्या है, सदस्य सचिव यथास्थिति सामान्य प्रशासन विभाग या शीर्ष सोसाइटी के प्रशासकीय विभाग से परामर्श के चयन समिति के समक्ष नामों का एक पैनल प्रस्तुत करेगा। ये सारी चीज़ें, मतलब सदस्य सचिव जो रजिस्ट्रार है, ये वाला कहाँ गया जी, रजिस्ट्रार जो यहाँ पे है, ये रजिस्ट्रार जो है सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ में जो सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा, ये उनको क्या बोलेगा कि ये नाम हमने सोचे हैं, इसमें से आप लोग चयन कीजिए, है ना। मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक या द्वितीय मत समिति का जो सभापति है, जो कृषि उपायुक्त है, वो तय करेगा। चयन के पश्चात सदस्य सचिव राज्य सरकार के प्रशासकीय विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग को सूचित करेगा कि इनको MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, इनको हमने सेलेक्ट किया है। राज्य सरकार फिर उसके लिए आदेश जारी कर देगी कि इनको MD एंड CEO सहकारी सोसाइटी विभाग फलाना ठिकाना के लिए नियुक्त किया जा रहा है, ठीक है क्या। यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। फिर आप लोगों को अंतिम देखना है धारा 49 का, ये पहले लिखा था मैंने, इसको बाद में अरेंज किया, है ना। पहले उसकी शक्तियों के बारे में चर्चा की, तो पहले हमने उसको नियुक्त करा दिया। अब उस पे जो MD और जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी MD एंड CEO का जो पावर है, वो पावर क्या क्या है, शक्ति और कर्तव्य क्या क्या है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना।
नियुक्त कार्यपालन अधिकारी निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसा समिति के समग्र नियंत्रण अधीक्षण के लिए सोसाइटी के प्रशासन में सामान्य नियंत्रण रखेगा। अध्यक्ष सभापति के परामर्श से समिति और साधारण निकाय के सम्मेलन को बुलाएगा, ठीक है ना। सोसाइटी की ओर से सभी धनराशियों प्रतिभूतियों को प्राप्त करेगा और सोसाइटी के नगद अतिशेषों संपत्तियों को समुचित रख रखाव तथा अभिरक्षा का इंतजाम करेगा। वचन पत्र सरकारी जितना भी है सारा चीज़ों को वो क्या करेगा, रक्षा करेगा, पराक्रमण करेगा, लिखा यहाँ पे है ना। सोसाइटी के पक्ष में समस्त बंध पत्रों के करारों का हस्ताक्षर कौन करता है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है। जितने भी सोसाइटी के पेपर्स हैं उनको उनके बिहाफ में डील कौन करता है, मतलब समिति सारी चीज़ें डील कर लेगी, लेकिन एट द एंड उस पर हस्ताक्षर कौन करेगा, जो एमडी एंड सीईओ है वो। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। सोसाइटी के सामान्य आचरण पर्यवेक्षण दिन प्रतिदिन के कारोबार के प्रबंध एवं कामकाज हेतु उत्तरदायी होगा। ये किस सोसाइटी में क्या हो रहा है, कैसा क्या चल रहा है, सब चीज़ बताएंगे। निक्षेप की गई समस्त रसीदों पर हस्ताक्षर करना, सोसाइटी के बैंक खातों का संचालन करना इसी के पास है, ये भी इसकी जिम्मेदारी है। सोसाइटी द्वारा जो सोसाइटी के विरुद्ध या सोसाइटी के कार्यों से अन्यथा संबंधित किसी वाद या विधिक कार्रवाई को संस्थित करना, संचालित करना, प्रतिरक्षण करना, प्रशमन करना, परित्याग करना और समिति के विनिश्चयों के अनुसार सोसाइटी द्वारा सोसाइटी के विरुद्ध किन्हीं दावों या मांग का प्रशमन करना और उनके भुगतान तुष्टि के लिए समय भी अनुज्ञात करना। मतलब सारे काम जो सोसाइटी के वो करेगा ही करेगा। एकदम सीधी साफ सी बात है, इतना सारा शब्द आप लोग समझ नहीं आएगा, है ना। फिर सोसाइटी के कार्यकलापों के संबंध में ऐसी जानकारी रिपोर्ट जिसकी विवरण जैसा कि रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित किया जाए प्रस्तुत करना, ठीक है क्या। यहाँ पे अंततः यहाँ पे लिखा है कि उप विधियों के अध्याधीन रहते हुए सोसाइटी के कर्मचारियों को अवधारित करना, कर्मचारियों को काम करवाएगा वो। फिर क्या बोल रहा है कि विनिश्चयों के अनुपालन में यथोचित निर्देश आदेश जारी करना। फिर बोल रहा है क्या, कर्मचारियों के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि इसके अधिकारी सेवा अधिनियम के अंतर्गत सारी चीज़ें वर्णित है वैसा, है ना। फिर बोल रहा है कि ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करेगा जो सोसाइटी के उपविधियों के अधीन होए। फिर बोल रहा है कि उसमें निहित शक्तियों कृत्यों से समस्त किसी भी शक्ति या कृत्य को रजिस्ट्रार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए सोसाइटी के कर्मचारी या कर्मचारियों को प्रत्यायोजित कर सकता है। सोसाइटी के कर्मचारी को किसी और काम में अगर संलग्न करवाना है तो एमडी डायरेक्ट ऑर्डर कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्ट्रार। ये सारी पावर वो अपने पास रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला जो अध्याय है 1962 चैप्टर नंबर 5 ये आप लोगों का समाप्त होता है, ठीक है ना। अगले चैप्टर में हम लोग नया अध्याय पढ़ेंगे जो कि सहकारी समिति में आपके सिलेबस का नेक्स्ट पॉइंट है। आई होप तैयारी करते रहो, आई होप आप लोग का तैयारी हो रहा होगा और तैयारी करते भी रहो। जितने लोगों तक हो सकता है शेयर करो, कोई डाउट है तो कमेंट करो। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।